अभी जो आप सेटअप देख रहे हैं उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं इस सेटअप में हमने क्या यूज किया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक मिरर है जो कि परपेंडिकुलर रखा हुआ है और उस मिरर पर हमने लेजर लाइट जो कि एक लाइट का सोर्स है उससे लाइट को इंसिडेंट कराया और ये इंसिडेंट कराया हमने नॉर्मल से 30 डिग्री पर। अब आप क्या देख रहे हैं जरा एक्सपेरिमेंट पे देखिए तो गौर फरमाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाकर जब मिरर पर इंसिडेंट हुई तो मिरर से इसका रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद जब ये बाउंस बैक हुई तो जो बाउंस बैक है वो रिफ्लेक्टेड रे बनकर निकली और वो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री ही बना रही है। यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या है, इक्वल रहता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहां से ये भी पता चल गया कि मिरर या कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस लाइट को बाउंस बैक कर देता है और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलते हैं क्लास में और इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। हेलो चैंपियंस, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने के बाद, प्रैक्टिकली देखने के बाद अब आइए इसके थ्योरी के पार्ट को पढ़ते हैं, है ना। बहुत इजी टॉपिक है। रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है, फिर से समझा देता हूं कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस जैसा कि मिरर हो गया या आइस ग्लेशियर्स हो गए, किसी भी स्मूथ सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है और इसी फिनोमेना को हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और यही अभी आपने प्रैक्टिकली देखा भी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप कहोगे कि द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक। जैसे आप बॉल फेंकते हो, टकरा कर वापस आ जाती है ग्राउंड से, है ना, तो बाउंस बैक हुई, उसी तरह लाइट भी बाउंस बैक करती है। और कब बाउंस बैक करती है? जब ये किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस मिरर से जब वो टकराकर बाउंस बैक होती है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे टर्म्स हमको पढ़ने हैं। अब टर्म्स में क्या क्या है ध्यान से देखिए। जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, उस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे ये आपका ग्लास स्मूथ सरफेस था, ठीक है, या मिरर मान लो, और ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, जैसे यहाँ टॉर्च से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसी तरह यहाँ ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जहाँ ये मिरर से टकराई वहाँ से ये बाउंस बैक कर जाती है। तो जो लाइट रे बाउंस बैक कर रही है, वापस जा रही है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इस मिरर के परपेंडिकुलर एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें या सोचें। ये लाइन इमेजिनरी होती है, रियल में नहीं होती, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से है तो जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है, नॉर्मल ऐसे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल होता है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखिएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से मेजर नहीं होता, ठीक है, क्लियर। फिर रिफ्लेक्टेड रे ने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो होता है आपका एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब जब आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हैं तो आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। यानी जब भी किसी मिरर या स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन के समय कुछ नियम कानून अप्लाई होते हैं। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो नियम कानून लॉ फॉलो करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, रेड सिग्नल है तो ट्रैफिक में रुक जाएंगे, है ना। उसी तरह जब यहाँ भी कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज अप्लाई होते हैं। वो लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर हमेशा क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि इस केस में अगर हम देखें कि एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। हमेशा एंगल आई इजकल टू एंगल आर होगा ऑलवेज। रिफ्लेक्शन का केस चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ वैलिड है, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट हो गया कि ये सभी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट ये है, कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को ये मिरर समझ लीजिए। ठीक है, अब लाइट आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे आकर टकराई और ऐसे वापस जा रही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, तो ये तीनों इसी प्लेन में तो है, इस वर्टिकल प्लेन ही में तो पाए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसिडेंट रे वर्टिकल प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। अगर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही होती तो प्लेन बदल जाता है ना। तो जैसे ये एक वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है ना। 2 डायमेंशन से एक प्लेन बनता है। क्लियर। तो यहां आप देख रहे हो कि तीनों एक ही प्लेन में है और यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट। तो अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है, यानी आपको क्या याद है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो यही लिखना होगा। बात समझ में आ गई कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कभी भी डिफरेंट प्लेन में लाई नहीं करते। ठीक है, अब बात करें एक चीज़ और। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब अगर लाइट इस मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, इस फिगर में ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे सीधा करता जाऊं, इसको मैं सीधा करता जाऊं, तो एक समय आएगा कि ये एंगल कम होते होते, अभी एंगल कितना है 60 डिग्री, 50, 40, 30, 20, 10, 0। तो अगर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, यही इंसिडेंट रे अगर ऐसे गिरेगी लाइट, तो एंगल आई कितना होगा, तो आप कहोगे 0 होगा। बच्चे अक्सर कहीं कहते हैं 90 होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, जबकि मैंने समझाया है कि एंगल बेस से मेज़र नहीं करते, इस बेस से मेज़र नहीं करते, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेज़र करते हैं। तो नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, 0 बनाया। तो यहाँ आपका एंगल आई कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। और एंगल आर 0 कब होगा, एंगल आर 0 तब होगा जब लाइट इंसिडेंट हुई और वे टकराकर वापस इसी रास्ते पर वापस लौट जाए। यानी कुछ इस तरीके से लाइट ऐसे आई और टकराकर ऐसे चली गई, है ना। तो नॉर्मल के साथ यहाँ भी एंगल 0 बना और यही रे जब टकराकर वापस आएगी, ऐसे आई, टकराई और वापस चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ भी कैसा बनाया, एंगल 0 डिग्री बनाया। यानी आपको ये समझना है कि जब भी किसी प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर या मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी मान लीजिए, जब भी किसी मिरर से लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर, बाउंस बैक होकर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है ना। यानी कि अगर मैं ऐसा सरफेस बना दूं, क्लियर, और अगर लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी और इसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये स्पेशल केस है। ठीक है, ये क्या है, ये स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखिएगा। डन। चलिए, अब बात आती है प्लेन मिरर की, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है
और सबसे ज़्यादा जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ में वो तो प्लेन मिरर है। सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश करने जा रहे हो, मुंह धुलने जा रहे हो, तो आपके वॉशरूम में मिरर लगा है, आप उसको देख रहे हो और उसमें अपने आप को देख रहे हो, तो आपकी इमेज बन रही है मिरर में। तो जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसके कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है वन बाय वन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो आप तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मिरर में जो आप दिखाई दे रहे हैं, मिरर में वो आपकी इमेज है। ठीक है। अब पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज मिरर से उतनी दूरी पर रहता है जितने दूरी पर मिरर से आप खड़े हो, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो पढ़ेंगे हम, लेकिन द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि मिरर से जितने दूरी पे आप खड़े रहोगे, यानी जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है, लेट्स से 1 मीटर, तो मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो जो आप मिरर में दिखाई दे रहे हो वो आप नहीं है, वो आपकी इमेज है। और वो कैसी इमेज है? तो प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट को कहते हैं सीधा। तो जब आप अपने आप को देखते हो तो सीधा ही तो दिखाई दे रहा है, आप सीधे ही दिखते हो ना प्लेन मिरर में। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो सर है वो नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, इन्वर्टेड थोड़ी बनेगा। तो हमेशा प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज मतलब इसकी बात हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट 6 फुट का है तो उसकी जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वो भी 6 फुट की होगी। तो साइज हाइट भी इक्वल होती है, ये दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस इक्वल होती है, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि जो इमेज है उसका साइड पलट जाता है। पलट जाता है कि मतलब ये है बच्चा लोग कि देखो, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, अब मैं इसके सामने A बनाता हूँ या मान लो P बनाता हूँ। ठीक है। तो मिरर के अंदर इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, यही है लैटरल इन्वर्जन। यानी जो इसका राइट साइड था वो इसका लेफ्ट हो गया, जो इसका लेफ्ट साइड था वो इसका राइट हो गया। तो ये लैटरल इन्वर्जन नज़र आया, यानी जो साइड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट हो जाता है और इमेज ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट हो जाता है। तो ये जो साइड्स में इंटरचेंज हुआ ये होता है प्लेन मिरर में, और इसी फिनोमिना को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस, पुलिस, ये सब जो गाड़ियों पर जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है ना वो उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि अगर सीधा लिख देंगे तो किसी दूसरे गाड़ी के प्लेन मिरर में वो उल्टा दिखाई देगा, और अगर उल्टा लिखेंगे तो वो लैटरल इन्वर्जन के बाद वो सीधा दिखाई देगा। तो गाड़ियों पे एम्बुलेंस, पुलिस, है ना, ये सब उल्टा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे गाड़ी के प्लेन मिरर में जब उसकी इमेज बनेगी तो उल्टे का लैटरल इन्वर्जन होगा तो वो सीधा दिख जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर हम एम्बुलेंस पे अगर कुछ ऐसा लिखेंगे तो वो सीधा दिखेगा दूसरे प्लेन मिरर में, तो हमें देखना आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। तो ये लैटरल इन्वर्जन है, और यही प्रॉपर्टीज़ होती है प्लेन मिरर की जो आपको ध्यान में रखना है। साइज़ बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होती है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और जो भी इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ में। और प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है उसका रे डायग्राम यहाँ दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में क्या बनी? इमेज, और उसका ये रे डायग्राम है। ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से गई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई। एक सीधी गई तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगी? उसी रास्ते पर टकरा कर वापस लौट जाएगी। अब दोनों रे को आगे बढ़ाया जाए तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बन रही है। ठीक है।
तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और प्लेन मिरर की जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में। तो कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड फॉलो अस। थैंक यू सो मच।